हेलो स्टूडेंट्स। ये पार्ट 2 है क्लास 8th का, जिसमें मैंने चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक टॉपिक कवर किए हैं सारे, और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है कंबशन। और इसमें बताया गया है कंबशन का मतलब वैसे क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है जलना, किसी भी सब्सटेंस का जलना हिंदी में। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव हीट लाइट इज कॉल्ड कंबशन। जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होता है और उसमें जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और उसके बाद उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, इसी को हम कंबशन कहते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, कंबस्शन का मतलब होता है जलना। सब्सटेंस जलेगा और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कंबस्शन के लिए। रेस्पायरेशन भी एक तरीके का कंबस्शन है, जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबस्शन। जो आयरन की रस्टिंग होती है वो भी एक तरीके का कंबशन है, बट वो स्लो कंबशन। नेक्स्ट है कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंबशन के दो टाइप है। सब्सटेंस कुछ कंबस्टिबल होते हैं, सम ऑफ आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि विच कैन बर्न, जो जल सकते हैं, उनको कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि पेपर, पेट्रोल, कैरोसिन, वुड, कोल, काउडंग, केक, डीजल, चारकोल, ये सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो ये सब देख सकते हैं आप पिक्चर, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है कोल। नॉन कंबस्टिबल जैसे कि आपका मेटल हो गए, कोई भी स्टोन हो गया, ग्लास हो गया आपका, है ना, ये सब नॉन कंबस्टिबल है, जलते नहीं है। जैसे मिट्टी हो गई, सॉइल, सैंड, वाटर। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो कंबशन होगा वो उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर से सब्सटेंस जो जलेगा, जिसका कंबशन होगा, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे कंबस्टिबल होगा, वो जलेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं। रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है रैपिड कंबशन, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको रैपिड कहते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। बहुत ज़्यादा हीट उसमें लार्ज अमाउंट में आ रही है, लाइट आ रहा है, तो कहेंगे रैपिड कंबशन। जैसे कि आपका इस तरीके से फायर लगना। स्पॉन्टेनियस, अचानक से हम ऐसा सुनते हैं कि आग लग गई किसी जगह पर, है ना, चीज़ें अपने आप जल रही हैं। जैसे फॉरेस्ट में भी फायर अपने आप ही कभी कभी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो वहाँ की जो घास होती है, ड्राई घास, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से खुद ब खुद जलने लगती है, खुद ब खुद जलने लगती है, जिस वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है। इसके अलावा कुछ एल्गी भी होते हैं, जिनका जैसे ही टेम्परेचर फॉरेस्ट में ज़्यादा होगा तो ये अपने आप ही खुद ब खुद जलने लगते हैं। तो इस वजह से ये फॉरेस्ट फायर लग जाती है। और ऐसा ज़्यादा एक्सट्रीम समर, जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाती है। देख सकते हैं आप पिक्चर। एक्सप्लोसिव कंबशन, अ वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कि आपका यहाँ देख सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो होते हैं, एक्सप्लोसिव जो होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट, साउंड भी आती है, एक्सप्लोसिव कंबशन होते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक। मैस्टिक की जो हिस्ट्री है वो करीब बहुत ज़्यादा पुरानी है, अराउंड 5000 ईयर पुरानी है ये।
पहले स्टार्टिंग में पाइन वुड को सल्फर में डिप करते थे एट वन एंड वर यूज्ड एज अ मैच स्टिक। ठीक है, तो इसको यूज करते थे, लेकिन आजकल हमारे पास मैच बॉक्स है वो करीब 200 ईयर एगो इसका जो हिस्ट्री है 200 साल पुरानी है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको फ्यूल को खत्म करना पड़ेगा, हीट को रिमूव करना पड़ेगा, एयर सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ों को जब आप हम बंद करेंगे तभी वहाँ पर जो फायर है वो कंट्रोल हो सकती है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल। आपका देखते हैं फ्यूल कितने तरीके के होते हैं। हम जानते हैं फ्यूल कोल, गैस, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? ये फ्यूल है। मटेरियल विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, वो सभी फ्यूल्स है। फ्यूल्स अपने 3 तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी फ्यूल्स हैं। नेक्स्ट है फ्लेम। क्या होती है? फ्लेम इज अ रीजन, फ्लेम एक वो रीजन होता है जहां पर कंबशन होता है, सब्सटेंस जलते हैं, जिसमें गैसियस सब्सटेंस होते हैं वो जलते हैं, उनका कंबशन होता है। सम ऑफ द सब्सटेंस विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम आर एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये जब भी हम इन सबको जलाते हैं, इन सबका कंबशन होता है तो फ्लेम निकलती है। फ्लेम में वहाँ गैसियस जो सब्सटेंस है, जब उनमें कंबशन होता है वो जलते हैं तो आपको उसमें फ्लेम बनती है। जैसे कि ये देखिए फ्लेम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सो जब सबसे आउटर जोन होता है, एक मिडल जोन होता है, एक तो जो आउटर होता है वो उतना गर्म ज्यादा होता है, जबकि अंदर का जो पार्ट होता है ना, इनर जोन, दैट इज मॉडरेट हॉट। वो कुछ ज्यादा हीट नहीं दे होता अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ज्यादा हीट होता है, अंदर इतना हीट नहीं होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जब भी फ्यूल्स जलते हैं तो कुछ हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, और आपका गैसेस निकलेंगी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है, कुछ और भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो ये सभी फ्यूल्स के जलने से, बर्न होने से ये प्रोडक्ट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कार्बन के अनबर्न पार्टिकल है। नेक्स्ट है केस ऑफ सीएनजी। सीएनजी का यूज आजकल पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह करते हैं। सीएनजी बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। ठीक है, और सीएनजी बहुत स्मॉल अमाउंट में इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। बहुत अच्छी गैस होती है, क्लीन फ्यूल बोलते हैं, इसके कई सारे नाम होते हैं। नेक्स्ट है केस ऑफ वुड। वुड जो है, हम लोग वुड हैज बीन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल। वुड को तो हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज करते हैं। सम ऑफ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसमें धुआं निकलता है, इसमें इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे एनवायरनमेंट को हार्म होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। यहाँ लिखा है अकरेंस ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द होल रेंज ऑफ वैरायटी अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड एरिया। बहुत सारे तरीके के नंबर्स के ऑर्गेनिज्म और उनकी पूरी रेंज जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में रहती है, हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। वैसे बायोडाइवर्सिटी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये भी लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। ये इजी पड़ेगी याद करने की तरीके से। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? तो ये सभी कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट को और वाइल्ड एनिमल्स को। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में फॉरेस्ट की देखभाल की जाती है, वाइल्ड एनिमल की देखभाल की जाती है, उनको उन्हीं के एरिया में प्रोटेक्शन मिलती है। और
इलीगल एक्टिविटीज वहां परफॉर्म नहीं हो सकती। सब कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो ये सारे काम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम प्लांट एनिमल ऑफ पर्टिकुलर एरिया नोन एज फ्लोरा एंड फौना। प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, एनिमल्स को हम फौना कहते हैं इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज। नेक्स्ट देखेंगे एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज है जो खतरे की तरफ बढ़ गई है या बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। रेड डाटा बुक क्या है, इसमें सारा रिकॉर्ड होता है जितनी भी स्पीसीज खतरे में आ चुकी हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ओन हैबिटेट टू अदर। अपने हैबिटेट से जब वो दूसरे हैबिटेट में जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हम कहते हैं कि माइग्रेशन हुआ है। और वो ब्रीडिंग करने के लिए भी जाती हैं या फिर वेदर की वजह से भी वो माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। इसमें हम लोग प्लांट करते हैं नए नए ट्रीज को। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स बिलोंग टू एन पर्टिकुलर एरिया। तो ये आपको प्लांट्स के नाम पता होने चाहिए, सिल्वर फॉर्न, साल, टीक, मैंगो। फौना क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनिमल होते हैं जो पर्टिकुलर एरियाज में रहते हैं, ये सब हो गया। एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ प्लांट फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जब कोई स्पीसीज मिलती है उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें आप कोई सी भी जो आपको इजी लगती है आप नोट डाउन कर सकते हैं। दीज आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये कहीं और नहीं मिलती, उसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। आप इसे एग्जाम के लिए नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डेफिनेशन एक्सटिंक्ट। ऐसी स्पीसीज जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है, पहले से ही खत्म हो चुकी हैं। डोडो, इंडियन चीता, पिंक हेडेड डक। फिर नेक्स्ट है थ्रेटन्ड स्पीसीज। थ्रेटन्ड स्पीसीज जो है दो तरीके की होती हैं, इसमें लिखा हुआ है एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। एंडेंजर्ड मतलब स्पीसीज एनिमल और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क, जो सीरियसली रिस्क में है और जो एक्सटिंक्शन के इतने रिस्क पे है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि इंडियन राइनोसोर, एशियाटिक लायंस, एशियाटिक वाइल्ड एस। फिर वल्नरेबल स्पीसीज इज अ स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट विच आर लाइकली टू बिकम, जो खतरे में आ सकते हैं अगर हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, चिंकारा डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर। रेयर स्पीसीज क्या होती है, जो कि ओरिजिनली स्मॉल और स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड। स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर ओरिजिनली स्मॉल, जो कि बहुत कम नंबर में अवेलेबल है ना, और पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है लेकिन कम नंबर में अवेलेबल है। पर्टिकुलर एरिया में वैसे ये देखी जाती है। और नेक्स्ट है नेशनल पार्क की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सेंचुरीज की। माइग्रेशन में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर मेंशन है। तो नेशनल पार्क्स देख लेते हैं एक बार। प्रोटेक्टिव एरिया रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए, अच्छे के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर एस्टेब्लिश्ड एट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। इनका अप्रूवल हमें गवर्नमेंट से, लेजिस्लेचर से लेना पड़ता है। एग्जाम्पल है हजारीबाग नेशनल पार्क इन झारखंड, डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। सेंचुरीज क्या होती है, हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया सेटअप बाय गवर्नमेंट आर नोन एज सेंचुरीज। मतलब यहाँ पर हंटिंग प्रोहिबिटेड है, मना है। दीज आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। ऐसा क्यों किया जाता है, वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए। एग्जाम्पल है जलपरा, मदरहाट वेस्ट बंगाल और केवलादेव इन भरतपुर। माइग्रेशन के लिए दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। द रेगुलर पीरियोडिक टू वे मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड सम एनिमल फ्रॉम प्लेस टू रेजिडेंस some other place along with the different routes.
तो इसमें क्या होता है, कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं सीजनल फैक्टर की वजह से, ब्रीडिंग की वजह से, फूड की शॉर्टेज हो गई है उनकी जगह, तो भी वो माइग्रेट कर जाएंगी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी बहुत ज़्यादा फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो कि एक राजस्थान में है। इसको किसने बनाया है? डॉक्टर सलीम अली ने इसको पूरा बनाने का क्रेडिट जाता है इनको, इस पूरे सेंचुरी को। इसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था। नेक्स्ट है, नया चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है, चैप्टर सेल। और चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल को अगर जानना है तो सबसे पहले जानेंगे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल, इंसेक्ट, कुछ भी है, वो सभी सेल्स के बने हैं। सेल्स की अपनी ही एक दुनिया होती है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, पर डिपेंड करता है वो सेल है किसका। अगर तो वो आपका स्मॉल बैक्टीरिया का है तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। इन सभी को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इसको हम। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी, कब दी, तो इसको देखेंगे। सेल थ्योरी में है क्या? सेल थ्योरी में कहा जाता है कि जितने ऑर्गेनिज्म है ये सेल्स के बने हैं। सेल बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग चीज की, और हर सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट है, सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सारे बैक्टीरिया वगैरह के या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं। हालांकि यूकैरियोटिक सेल भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं, पर मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस बहुत वेल डिफाइंड होता है। जो न्यूक्लियस होता है, ये सेंटर में आप देख रहे हैं, ये वेल डिफाइंड है। चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पर ये एब्सेंस होता है। ये सारी चीजें, ये जो जेनेटिक मटेरियल जो आपको डीएनए दिख रहा है, इसमें आउटर में कोई कवरिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये पूरे कवर्ड रहता है। ये देखिए जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है। फिर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग है, और इसमें साइटोप्लाज्म जेली की तरह भरा हुआ है इसमें अंदर। फिर आपका राइबोसोम से, ये सब क्या है देखेंगे। ये आपके डायमीटर है, आप नोट कर सकते हैं इसका साइज है। ये ऑल सेल्स वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है सम कॉमन फीचर, चाहे तो वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है, सब में कॉमन फीचर होते हैं। और मैंने बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर आपको स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। ये हो सकता है सिंगल सेल भी हो, डबल, और ये मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स आपके देखिए तरह तरह के हैं, जैसे कि आपका ये सबसे सेंटर में ले लें तो ये न्यूक्लियस, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये। फिर आपका गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज हो गया ये, और साइटोप्लाज्म फिल है इसमें। नेक्स्ट है ये आपको जो दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ भी होते हैं, रफ भी होते हैं। सेंट्रियोल पड़े हुए हैं यहाँ पर, वैक्यूल देखिए, लाइसोसोम्स, ये सभी इसके सेल ऑर्गेनल्स है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, ऐसे ही सेल और सेल के अंदर ऑर्गेनल्स। टू टाइप्स ऑफ सेल, दो तरीके के होते हैं। हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें कवरिंग नहीं है डीएनए में कोई भी। हैव नो मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स अगर एक दो मिलेंगे भी तो उसमें कोई कवरिंग नहीं होगी। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और ज्यादातर ये बैक्टीरियाज में देखे जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स है, तो एक तो प्रोकैरियोटिक हो गया, एक यूकैरियोटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस है देखा जाता है ये। फिर मेम्ब्रेन कवर्ड होती है बाकायदा यहाँ पर, डीएनए लीनियर होता है, ऑल अदर सेल, जितने भी दूसरे टाइप के सेल्स हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनेल्स, इसमें बहुत तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कवरिंग का काम करती है, इसकी परमिशन के बिना या इसमें से डायरेक्टली कुछ भी अंदर नहीं जा सकता सेल के। तो सेल जो है एक तरीके से कवरिंग कर रही है, प्रोटेक्शन भी कर रही है, सब कुछ कर रही है सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर होती है, न्यूट्रिएंट अलाउ करती है जाने के लिए, वेस्ट बाहर आता है, एक तरीके से गेट की तरह काम करता है। साइटोप्लाज्म अंदर भरा हुआ रहता है, सारा जेल की तरह होता है सेल के अंदर, आप देख सकते हैं ये सब अंदर जो भरा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए, इसके अंदर डीएनए मिलता है, ये न्यूक्लियोलस है, बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, इसमें डीएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं, आउटर और इनर सेल, इसमें मेम्ब्रेन्स होती है, इससे एनर्जी मिलती है, और द सेल नीड टू मूव, डिवाइड करने के लिए, मूव करने के लिए सेल को जरूरत पड़ती है। राइबोसोम्स वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। रफ ईआर राइबोसोम्स अटैच, स्मूथ ईआर नो राइबोसोम अटैच। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पे आपका राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोम्स ये इस तरीके से छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, अगर राइबोसोम्स है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है पैकिंग हाउस ऑफ सेल, ये आपका पैकिंग करती है चीजों को, जो भी चीजें ज्यादातर प्रोटीन्स की पैकिंग के लिए इन्हें जाना जाता है, प्रोटीन जो बनता है उनकी पैकिंग के लिए काम करते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, गार्बेज की तरह ये जितना भी आपका पार्टिकल्स हैं, अनडाइजेस्टेड चीजें हैं सेल्स की, या फिर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर कर रहा है तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से, बाहर पुलिसमैन की तरह है, सेल को प्रोटेक्शन कर रही है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज, वाटर, फूड वेस्ट सबको स्टोर करता है वैक्यूल। बहुत प्लांट में ये बहुत बड़ा एरिया ले लेता है, प्लांट में ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया पूरा ले लेता है, ये देखिए है ना, और इससे प्लांट को शेप मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल, सेल वॉल केवल प्लांट में अवेलेबल होती है, ओनली प्लांट में सेल वॉल होती है, सबसे बाहर की तरफ, ओनली प्लांट्स में सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये केवल प्लांट्स में मिलेगा, और ये कंटेन इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। नेक्स्ट है कि प्लांट और एनिमल सेल को आपको ड्रॉ करने के लिए एग्जाम्स में आ सकता है, तो आपको इनका स्ट्रक्चर थॉरोली ड्रॉ करना आना चाहिए। और ये सारी चीजें आप दोनों में ही मिलती हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में। न्यूक्लियस भी मिलेगा, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में आपको ये दो चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है डिफरेंस, आप इसको नोट कर सकते हैं सबको, चैप्टर नंबर 8, तो इसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ये आपका। तो चैप्टर नंबर 8 है आपका सेक्सुअल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल, ये सब हमें पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल, टेस्ट ट्यूब बेबी, मेटामॉर्फोसिस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेक्सुअल, ये सब कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फटाफट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं,
इनकी वजह से क्या होता है, बर्थ दिया जाता है, बर्थ होता है, तो हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि like plant, the reproductive part in animal, also gametes that fuse to form zygote. प्लांट्स में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं जो एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है इसमें। यहाँ पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें कि टेस्टिस होते हैं, टू स्पर्म डक्ट होती है, पेनिस होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स बनते हैं इसमें, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो यहाँ पर ये आपका ओवरी हो गया, ये यूट्रस है, सर्विक्स देखिए, वेजाइना देखिए, और यहाँ पर ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर जो बेबी है वो इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ड्रॉ करना आना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है इस जगह पे, यानी कि ओवरी से एग निकलेंगे और यहाँ से स्पर्म जो कि बहुत मोटाइल होते हैं आके मीट करते हैं और फ्यूजन होता है। आगे देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑफ ओवरीज में हमारा ये बनते हैं और ओवा बनता है। नेक्स्ट है देखेंगे ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये सब आपके ऑर्गन्स हैं जो कि आपके फीमेल ऑर्गन से आते हैं, नाम लिखने पड़ते हैं इसके। तो ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट बनता है, इसमें ओवा बनता है। सिंगल मेच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट ऑन द ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने एक एग इसमें से मेच्योर होके बाहर आता है। और अगर तो फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर ये यूट्रस की लाइनिंग से बाहर निकल जाएगा, पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो अगर ये फ्यूजन हो जाता है तो बेबी बनता है, और बेबी बनने के साथ ये आपकी वहां पर एंडोमेट्रियम लाइन में स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका ह्यूमन ओवम। आपका ये ओवम है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है इसमें, फॉलिकल सेल्स है, कोरोना रेडिएटा। याद रखिए ह्यूमन ओवम यानी एग सेल्स हैं, ये फीमेल एग सेल्स। फीमेल एग सेल हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड आपको अभी समझ में नहीं आएगा इफ यू आर इन क्लास 8, सीनियर क्लासेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोथ एनिमल और एंड एम्ब्रियोफाइट्स हैव ओवा, तो दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये आपका एग का स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिटेल में उतना 8th क्लास में नहीं देखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्म्स क्या होते हैं। स्पर्म को पहली बार एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था माइक्रोस्कोप में 1677 में, और इसके बहुत ज्यादा साइज स्मॉल होता है, इसमें हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है, ये सब कुछ इसमें होता है। और ये देखो आपको स्टेन यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टेन देखिए, ये रहा आपका स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कहाँ बनता है, ये आपके टेस्टिस में बनते हैं, मेल के टेस्टिस में बनते हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे बाहर ये दिख रहा है एक्रोसोम, ये हेड है, नेक है, मिड पीस है, ये टेल है। चलिए आगे देखते हैं, स्पर्म फर्टिलाइजिंग फीमेल एग। ये स्पर्म आया है, फर्टिलाइज कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट फ्यूजन जब भी होगा तो जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की गई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ह्यूमन एग सेल और ह्यूमन स्पर्म सेल दोनों ही फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज ह्यूमन एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जायगोट कहते हैं। ठीक है, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आगे चल के फीटस बनेगा। ठीक है, जाइगोट डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आगे फीटस बनेगा। फीटस जब बनता है तो बेबी के सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सिर्फ एक ही स्पर्म आके फ्यूज कर सकता है इस एग को, सारे नहीं कर सकते। जब एक बार फ्यूज कर देगा तो बाकी सारे
फिर इनएक्टिव हो जाते हैं या डेड हो जाएंगे जो फ्यूज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फीमेल अब जब एंटर हो गया है तो इसकी जो टेल है ये तो बाहर रह गई है और ऊपर का जो पार्ट है हेड है वो अंदर आ गया है। तो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, ये ओवम है, ओवम के अंदर आ चुका है। ओवम का अपना न्यूक्लियस तो है ही लेकिन मेल का न्यूक्लियस आ गया है, दोनों में फ्यूजन चल रहा है और ये देखिए टेल आपकी बाहर रह गई है। ठीक है, स्पर्म सेल की ये जो लोकेशन है इस दोनों की मीट होने की, इस जगह मीट करते हैं, ये स्पर्म है, यहाँ पर एग सेल है, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। और ये लोकेशन पूछी जाती है तो आप लिखोगे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट धीरे धीरे इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में यूट्रस में स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल अगर बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट मीट कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम इंटरनल कहेंगे। और एक्सटर्नल क्या कहेंगे, जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग में अंडे भी बाहर की तरफ जो पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं जो फ्रॉग से, और उनके जो स्पर्म है वो भी पानी में रिलीज हो जाते हैं, वाटर में रिलीज हो जाते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो फिर अपना टाइडपोल बनेगा या एग डेवलप होगा, जो फ्रॉग का एग होगा। फर्दर वो अपना एग से फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फिशेज में भी देखा जाता है ये चीजें कि फिश भी क्या करती है, एग्स रिलीज करती है, और ये एग्स वैसे नहीं होते, ये बहुत ज्यादा जेली जैसे होते हैं, जेली जैसे, इनमें कोई आउटर कवरिंग नहीं होती है। आगे डिस्कस करेंगे, इसको देखते हैं। ये रहा आपका जाइगोट, तो इसको मैं आगे स्किप करती हूँ फिलहाल के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जब किसी लेडी की ओविडक्ट ब्लॉक्ड है और उनमें कोई अनेबल है, उनमें बेबीज नहीं हो सकते हैं, तो फिर इस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो उनके एग्स और स्पर्म्स को बाहर टेस्ट ट्यूब में मीट करवाते हैं और फिर वापस उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आप इसकी रीडिंग लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एग सेल आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म आउटसाइड द वॉर्म। मतलब इसको बाहर की तरफ बाहर लैब में टेस्ट ट्यूब में या आपके उनका जो भी प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से उन दोनों को मीट कराया जाता है, एग और सेल को मीट कराया जाता है, और इसको कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद वो मदर की यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर बाद में वो बेबी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर वो एम्ब्रियो बनता है जब वो डेवलप होने लगता है। तो जाइगोट डिवाइड होता है, बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है। जैसे ये जाइगोट है, ये फर्दर फर्दर डिवाइड होगा, बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स जैसी बन जाएंगी, सेल्स जैसे बन जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो कहेंगे। सेल बिगिन टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, तो फिर वो टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो बाद में धीरे धीरे और डेवलप होना शुरू होता है, तब ये यूट्रस में की वॉल में फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डे 1, डे 2 और डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6। इस तरीके से आप एम्ब्रियो बनते हुए देख सकते हैं। पहले ये 1 सेल है ना, फिर ये डिवाइड हो रहा है, फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ है 3rd डे में। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है, पहले तो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से ये 2 सेल बने, 2 से 4, फिर ये बहुत सारे, फिर ये मोरुला, और फिर आपकी स्टेज आ जा सकती है ब्लास्टुला। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फीटस किसको कहते हैं, जब सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो फीटस कहेंगे। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग।
फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखेंगे तो हम देखेंगे कि एग्स जो होते हैं वो टैडपोल में बन जाते हैं, टैडपोल फ्रॉगलेट में, और फिर ये फ्रॉग बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से फीमेल जो फ्रॉग है वो स्पॉनिंग के लिए आती है। स्पॉनिंग मतलब वो अपने एग्स रिलीज कर देती है पानी में, और यहीं पर उनको मेल जो है ना गैमीट्स, मेल स्पर्म भी मिलेंगे और वो आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप ज़्यादातर ये रेनी सीजन में होता है ये सारी चीज़ें, जब टोड्स जो है ना मूव टू पॉन्ड्स में आ जाते हैं और मेल और फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, पानी में आने के बाद बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स निकल जाते हैं, जेली जैसे होते हैं ये, और eggs together and provide protection to the egg. As the eggs are laid, the male deposit sperm over there. तो जब एग्स रिलीज हो जाते हैं तो जो मेल है वो भी उसी के ऊपर ही स्पर्म को रिलीज करता है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली, बहुत सारे पानी में स्विम करते रहते हैं क्योंकि उनकी लॉन्ग टेल होती है, और ये एग्स के कांटेक्ट में आने से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज होते हैं, कुछ ही सरवाइव करते हैं, बाकी सारे डेड हो जाते हैं क्योंकि बारिश की वजह से, हवा की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा डेड हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्वा से एडल्ट बनता है और सडन आपको चेंज देखने को मिलता है किसी एनिमल स्ट्रक्चर में, जैसे फ्रॉग है और इंसेक्ट है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। आप एज इट इज बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है, आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा के भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल में आपका पेरेंट बॉडी से ही डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, फ्यूजन नहीं होता है यहाँ पे, नो फ्यूजन रिक्वायर, ओनली जो पेरेंट बॉडी है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी पेरेंट्स की बन जाएगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं। बाइनरी फिजन भी एक तरीके का एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, जिसमें अमीबा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अमीबा इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, पहले इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बडिंग क्या होता है। हाइड्रा में ये समुद्र में पाया जाता है, समटाइम इसको प्लांट भी रिफर करते हैं, कभी ऑर्गेनिज्म बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं जब इसकी बॉडी पे ऐसे आउट ग्रोथ निकल आती है, ऐसे बाहर की तरफ बड जैसे निकल आती है, ये बहुत बड़ा हो जाता है तो ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, इसी को कहते हैं बडिंग। अलग हो जाएगा तो फिर ये अलग ही बॉडी बन जाएगा, पेरेंट बॉडी से डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो बडिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बनता है फ्रॉम द बल्ज नोन एज बड। बल्ज मतलब ये इस तरीके से उठाव जो आ जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है ज्यादातर, और ईस्ट में भी देखा जाता है ये ईस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं दीज बर्ड्स वाइल बीइंग अटैच टू, थोड़े दिन तो ये पेरेंट्स से अटैच रहते हैं, बाद में ये मेच्योर हो जाते हैं और डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इंडिविजुअल बन जाते हैं। ओविपोरस क्या होते हैं, जिनमें एग्स ले करते हैं, बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, क्रोकोडाइल, ये सभी एनिमल जो है ना वो एग ले करते हैं। और विविपोरस जैसे कि जो बर्थ देते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, लायंस, टाइगर, डॉग्स, डायरेक्ट आपका जो ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है यंग वन। फिर ये एक डॉली क्लोन है जिसकी क्लोनिंग की गई थी, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट शीप है। ये आपका एक साइंटिस्ट थे सर इयान विल्मट, इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में एक क्लोन बनाया था, डॉली क्लोन। ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम पे। डॉली वॉज फर्स्ट क्लोन एंड मैमल्स, है ना, इसका नाम डॉली रखा गया, पेरेंट शीप था ये। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट बफेलो भी इंडिया में डेवलप किया गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि हरियाणा में है। पहला क्लोन बफेलो बनाया गया था, लेकिन ये जिंदा नहीं रह पाया, ये मर गया, निमोनिया हो गया था इसे 2008 में। वैसे भी इस तरीके से जो क्लोन करके बनाई जाती हैं चीजें, ये उतनी सरवाइव नहीं कर पाती हैं। तो आई होप ये आपको मेहनत पसंद आई होगी, मेरे समझाने का तरीका पसंद आएगा, थोड़ा फास्ट होगा, और अगर आप और भी फास्ट देखना है स्पीड फास्ट करिए और आप रिवाइज करिए इसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।